हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएल में आपका स्वागत है। मैं विवेक यादव आज आप लोगों के समक्ष भूगोल एवं पर्यावरण से संबंधित जो पिछले एक हफ्ता के अंदर हमारे समसामयिकी रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। आज की कक्षा के अंदर हम लोग बात करेंगे कि पर्यावरण और भूगोल से संबंधित जो भी प्रश्न मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में बन सकते हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और कौन कौन से टॉपिक आज की क्लास के अंदर कक्षा में हमें कवर करने हैं, आइए एक बार उनके ऊपर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका जो है वो है नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र का ये नागझीरा टाइगर रिजर्व काफी चर्चा में रहा है। किस कारण से चर्चा में है उसके ऊपर बात करने वाले हैं हम लोग। दूसरा आपका है हिमालयन याक। ये बीमा मालिक जो याक के जो मालिक है उनके बीमा से संबंधित न्यूज ये चर्चा के अंदर रही है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। फिर हम लोग बात करेंगे क्रिप्टोगेमिक गार्डन। ये क्रिप्टोगेमिक गार्डन क्या है, कहाँ पर इसको विकसित किया जा रहा है और ये भारत का इस तरीके का पहला जो है विकसित गार्डन है, इसके ऊपर बात करने वाले। फिर आपका है भालिया गेहूं। भालिया गेहूं जो कि हाल फिलहाल में निर्यात किया गया है केन्या और श्रीलंका को, किस कारण से न्यूज में है उसके ऊपर देखने वाले। लेमरू हाथी अभ्यारण्य, ये जो लेमरू हाथी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का, ये चर्चा में रहा है। और आखिरी टॉपिक आपका बनेगा भूमि पाड़ूंगा। ये कुछ संबंधित प्रश्न है आपके जो कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं कि इस क्लास को करने के बाद आप प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित इन प्रश्नों को सोल्व कर पाओगे, हल कर पाओगे। तो एक बार प्रश्नों के ऊपर नजर डालते हैं। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द क्रिप्टो गेम है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रिप्टो गेम किस कारण से चर्चा में रहा है। एक नई क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन आधारित सुपर कंप्यूटर है, सैटेलाइट के आधार पर एक सिस्टम है, या फिर एक पौधे की एक किस्म है। अगला, अगर आप लोग प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न देखते हो तो वो आपको दिखाई देगा, कोया जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना, कोई भी जनजाति अगर आपकी समाचार में रही है या कोई भी आपका उत्सव समाचार में रहा है तो उसके आसपास की चीजें आप लोगों के लिए ध्यान रखनी जरूरी है। तो वे तमिलनाडु और केरल के आदिवासी समुदाय है, अब ये ध्यान रखना है। भूमि पाड़ूंगा कोया जनजाति का कृषि उत्सव है। अब देखो ऐसे ही प्रश्न जनरली प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं। अब मान लो आपने सारी चीजें ध्यान में रख ली और उसने इस प्रश्न को ही बदल दिया, भूमि पाड़ूंगा कोया जनजाति का एक जनजाति के पशुपालन की एक पद्धति है, यहां पर कृषि उत्सव दे दिया। फिर आपका है उड़ीसा से पीवीटीजी श्रेणी के अंतर्गत ये आते हैं जो कि वनरेबल है, उसके अंतर्गत आते हैं। कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। तो केवल एक, केवल दो, एक व तीन, एक दो तीन। क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। और आज की क्लास में एक मुख्य परीक्षा से संबंधित भी कुछ चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक के ऊपर नजर डालते हैं एक बार। पहला टॉपिक जो आपका है वो है नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व। ये जो नवेगांव नागझीरा है ये किस कारण से चर्चा में रहा है। महाराष्ट्र का जो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, नागझीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, कोका वन्यजीव अभ्यारण्य है, नया नागझीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये सभी के सभी जो है इस नवेगांव नागझीरा बाघ रिजर्व का पार्ट है। और अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या हुआ है कि यहां पर एक जो कि है मेलनेस्टिक लेपर्ड, इस तेंदुए को देखा गया है जिसको ब्लैक पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ब्लैक पैंथर तेंदुआ है ये आपको एशियाई क्षेत्र के अंदर अधिक दिखाई देगा। अगर हम लोग इस नवेगांव नागझीरा की बात करें तो इसकी तुलना की जाती है जो हमारा मध्य प्रदेश का पेंच है, महाराष्ट्र क्षेत्र का जो है वन्यजीव अभ्यारण्य, उनसे इसकी तुलना की जाती है। और उम्रेकांत जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत ये नवेगांव नागझीरा क्षेत्र आता है। तो यहां पर क्या है कि मुख्य परीक्षा से संबंधित तो प्रश्न नहीं बन सकता, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में आपका जरूर पूछ सकता है कि नवेगांव नागझीरा कहां पर अवस्थित है। या फिर आपसे प्रश्न देगा कि 4 वन्यजीव अभ्यारण्य दे देगा या बाघ रिजर्व दे देगा और उसको कहेगा कि मैच करो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नवेगांव नागझीरा ब्लैक पैंथर को लेकर आपका चर्चा में रहा है। अगली न्यूज आइए एक बार देखते हैं। अगली न्यूज जो है वो है आपकी हिमालयन याक की। अब देखो जो याक होता है, अगर हम लोग इस याक की बात करें तो जहां पर कम तापमान होता है, कम तापमान वाले क्षेत्र में ये याक पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अगर हम लोग बात करें पूरे हिमालयन क्षेत्र की, जो भी हमारा वृद्ध हिमालय का क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत वहां के लोगों का एक मुख्य व्यवसाय भी होता है क्या, याक पालन।
और याक से ही उनकी आजीविका के साधन चलते हैं। अब हाल फिलहाल में क्या है, एक रिपोर्ट भी आई है 2012 से 2019 तक इन 7 साल के दौरान लगभग 24.7% याक की मृत्यु हुई है। और इन याक की मृत्यु का कारण क्या देखा गया? याक की मृत्यु के अलग अलग कारण देखे गए हैं। लगभग अगर आप लोग और भी नजर डालो तो पिछले कुछ महीनों में ही लगभग 500 याक की मृत्यु हो चुकी है। अब एक चीज देखो कि ये पूरा का पूरा जो हिमालयन क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर वाला ये क्षेत्र भी है, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र भी है, यहां पर जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वहां पर ये चीजें दिखाई देती है। कोई आतंकी गतिविधियां हो गई तो ये चीज दिखाई दिया, कहीं पर आतंकियों ने विस्फोट कर दिया तो यहां पर ये समस्या दिखाई देगी। तो अभी कुछ टाइम पीरियड पे क्या था, लगभग 500 याकों की मृत्यु हुई, और जिसके चलते जो नए याक मालिक है वो क्या हो रहे थे, वो याक पालन से अपनी शिफ्टिंग करने लगे थे, स्थानांतरित होने लगे थे। जब ये स्थानांतरित हो रहे तो इसका मेन मुख्य पेशा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हाल फिलहाल में क्या हुआ, जो नेशनल याक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर जो है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर बेराम के अंदर स्थित है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो हमारा इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस एजेंसी है, बीमा जो है, उसके साथ मिलकर ये कहा है कि जो याक मालिक है उनका बीमा कवर किया जाएगा। अगर किसी भी कारण से याक की मृत्यु हो जाती है तो ये जो बीमा कंपनी है ये याक मालिकों को बीमा प्रदान करेगी। इससे क्या होगा, इससे एक फायदा ये होगा कि जो हमारे परंपरागत चीजें हैं, परंपरागत रूप से जिस चीज को हम लोग अपनाते आ रहे हैं, जो व्यवसाय हम लोग करते आ रहे हैं, उसका हम लोग स्थानांतरण नहीं कर पाएंगे, और याक को भी कहीं ना कहीं हम आगे के लेवल पर, आगे के स्तर पर उसको संरक्षित कर पाएंगे। अगला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, अगर याक मालिकों को बीमा दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं याकों की मृत्यु की संख्या कम होगी और एक हौसला होगा, ये लोग प्रोत्साहित होंगे ज्यादा से ज्यादा याक पालन करने में। और मुख्य पेशा तो हिमालयन क्षेत्र का याक ही है। देखो, हमें क्या है कि मानव और वन्य जीव के बीच में संबंध बनाने हैं, और मानव और वन्य जीव के बीच में एक सहजीवी संबंध होता है। जिस प्रकार एक वन्य जीव को मानव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव को एक वन्य जीव की आवश्यकता होती है। और सहजीवी संबंध बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को ही कदम नहीं उठाने होंगे, सरकार को भी ऐसे कदम उठाने होंगे, जैसे यहां पर एक अच्छा कदम उठा गया है बीमा को लेकर। अब यहां पर एक थोड़े सा मैं पॉइंट भी बता देता हूं कि याक न्यूज में रहा है तो याक के बारे में एक दो बातें आप लोग ध्यान रखना। दूसरा क्या है कि जो जिस याक मालिक का बीमा होगा उसको याक लेकर जाना पड़ेगा, और वहां पर जो कान होता है, वहां पर कान हमारे यहाँ भी चलता है कि आपको उसके कान में एक छिद्र या एक टैग लगाना होगा, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि हाँ ये याक आपका है। इस तरीके की चीजें यहाँ पर दिखाई दी। आपने भी देखा होगा आज के टाइम पे, जैसे आप गांव वाले क्षेत्र में जाओगे तो उत्तर भारत में ज़्यादातर आप लोग देखोगे तो वहाँ पर कई पशु ऐसे होते हैं जो पालतू होते हैं। उन पालतू पशुओं को क्या कर दिया जाता है, उनको, हालांकि है तो ये गलत ही, पशुओं को इस तरीके का उनके ऊपर व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है, और जैसे ही कोई अगर देखता है तो समझ जाता है कि हाँ ये पालतू है, और फिर बाद में खैर उसको छोड़ दिया जाता है। ये समस्या कुछ नजर आ रही है, लेकिन हाँ ये याक जो है बीमा को लेकर चर्चा के अंदर रहा है। थोड़े से फैक्चुअल जो है तथ्य आप लोग ध्यान रखने हैं। अगला जो है, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन। अब ये क्रिप्टोगेम क्या होता है और कहां पर विकसित किया गया है? क्रिप्टोगेम देखो जो होता है ये एक पादप समुदाय का एक भाग है। क्रिप्टोगेम का मतलब होता है, क्रिप्टो का अप्रत्यक्ष प्रजनन, मतलब ऐसे पौधे जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रजनन करते हो, जो बीज का उत्पादन ना करते हो, उसको क्रिप्टोगेम कहते हैं। तो पादप समुदाय को है ना 2 भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से 2 भाग में, आइए नजर डालते हैं एक बार। अगर पादप समुदाय की हम लोग बात करें तो एक आपका आता है क्रिप्टोगेम, एक आपका आता है फर्नोगेम। ये होते हैं बीज रहित क्रिप्टोगेम, और जो फर्नोगेम होते हैं वो होते हैं बीज के साथ। अब ये जो फर्नोगेम है इसको भी फिर 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक आपका होता है एंजियोस्पर्म और दूसरा आपका होता है जिम्नोस्पर्म।
आप जीव विज्ञान के अंदर ज्यादा पढ़ पाओगे इनको, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ये बीज रहित होते हैं। तो ये जो बीज रहित है इसके अंतर्गत आपको लाइकेन, आपको कवक, फर्न वगैरह जो छोटे पौधे ये दिखाई देते हैं। और जो ये क्रिप्टोगैम होते हैं, एक तो शीत ऋतु के अंदर ये पनप पाते हैं, और शीत ऋतु मुख्यतः आपको उत्तराखंड क्षेत्र में नजर आएगी, शीत ऋतु मुख्यतः जम्मू कश्मीर में नजर आएगी, और इतना भी शीत नहीं होना चाहिए कि ये पौधे उगी ना पाए। तो यहां पर इस क्षेत्र के अंतर्गत शीत ऋतु वाले क्षेत्र में, और खासकर कहां पर, उत्तराखंड के चक्राता के अंदर, उत्तराखंड के अंतर्गत इस क्रिप्टोगैम गार्डन को, उद्यान को विकसित किया गया है। यहां पर क्या होगा, जो लाइकेन है, फर्न है और कवक है, इसकी 50 से ज्यादा प्रजातियां उगाई जाएगी, जिससे कि क्रिप्टोगैम की जैव विविधता या इस क्षेत्र की विविधताओं के अंदर वृद्धि हो। और जब इस क्षेत्र की विविधताओं के अंदर वृद्धि होगी, आपको पता है कि इनका इस्तेमाल पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है, इनका इस्तेमाल प्रदूषण को कम करने के लिए भी किया जाता है। तो इनके उपयोग से संबंधित जो भी चीजें हैं उसकी पूर्ति हम यहां से कर पाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण के लिए उसको निम्न करने के लिए क्रिप्टोगैम एक अच्छे स्तर पर कार्य करता है। तो निम्न पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए या फिर विविधताओं को देखते हुए इसको विकसित किया गया, और कहां पर, उत्तराखंड के अंदर इसको विकसित किया गया। और भारत का इस तरीके का, इस तरह का पहला ये उद्यान है। चर्चा में रहा है, किस कारण से है वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अब चलते हैं अपनी अगली न्यूज के ऊपर। अगली न्यूज जो है वो अपनी भालिया गेहूं। अब ये भालिया गेहूं किस कारण से न्यूज में रहा है, देखो एक चीज हम आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी कोई भौगोलिक संकेतक नजर आए और उससे संबंधित कोई न्यूज चर्चा में हो तो वो आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। भालिया गेहूं ये भाल क्षेत्र से लिया गया है, और भाल क्षेत्र गुजरात की जो खंबात की खाड़ी है वहां से है। इस गुजरात की खंबात की खाड़ी से हाल फिलहाल में क्या है, पहली बार श्रीलंका और केनिया को हमने ये भालिया गेहूं क्या किया है, इसका निर्यात किया है। अब ये जो भालिया गेहूं है 2011 के अंदर इसको भौगोलिक संकेतक के रूप में अधिसूचित किया गया था। आपको पता है भौगोलिक संकेतक को लेकर 1999 का कानून बना हुआ है, और भौगोलिक संकेतक के रूप में इसको किया गया है। ये जो भालिया गेहूं है ये कहां का है, गुजरात का है, और इसकी खासियत क्या है। अब आपको पता है कि गेहूं के लिए 75, सामान्य गेहूं के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर की हमें वर्षा की आवश्यकता होती है, और तापमान की, अगर शीत ऋतु है तो शीत ऋतु के लिए हमें तापमान लगभग 10 से 16 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत हमें तापमान 21 से 26 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत चाहिए। तो यहां पर क्या है कि मौसमी गतिविधियों को अनुकूल बनाना पड़ता है गेहूं को। और ये जो भालिया गेहूं है जो गुजरात के इस खंबात की खाड़ी के क्षेत्र में है, यहां पर मौसम से संबंधित या वर्षा से संबंधित जो उनके ऊपर उपलब्धता है उसको कम किया जा सकता है। तो इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में 2011 के अंतर्गत इसको भौगोलिक संकेतक के रूप में रखा गया, और इसको हाल फिलहाल में निर्यात किया गया श्रीलंका और केनिया को। और एक लंबे प्रकार का आपको गेहूं दिखाई देगा। सामान्यतः गेहूं हमारे उत्तर भारत में जो है उसका जो दाना होता है वो काफी छोटा होता है, लेकिन इसका दाना बड़ा दिखाई देगा, और प्रोटीन के अंदर आपको ये प्रचुर मात्रा में दिखाई देगा। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो गेहूं है आपको ये दिखाई देगा कि मौसमी गतिविधियों के अनुकूल इसको बनाया गया। अगर वर्षा कम भी है तो भी इस गेहूं को उगाया जा सकता है। अब एक चीज मैं थोड़ा सा आप लोगों को गेहूं के बारे में बता देता हूं। जब द्वितीय हरित क्रांति कार्यक्रम हमने चलाया था, हरित क्रांति कार्यक्रम जब हम लोगों ने चलाया था, तो हरित क्रांति कार्यक्रम के अंदर भी हमने मैक्सिको से उन्नत किस्म के बीज मंगाए, और उन्नत किस्म के जो बीज मंगाए, अब कोई भी बीज जिसका हम आयात या निर्यात करते हैं उसकी एक खासियत होगी कि दाने का आकार बड़ा मिलेगा, और सामान्यतः गेहूं से या सामान्यतः बीज से वो जल्दी पककर तैयार होगा। तो वही खासियत आपको इसकी भी दिखाई देगी, क्योंकि ये भी भारत ने क्या है, विकसित किया है। तो ये भालिया गेहूं चर्चा के अंदर रहा है। कौन सी जगह चर्चा में और क्यों है उसके ऊपर मैंने चर्चा कर दी है। आइए देखते हैं अगला जो आपका आता है वो है भूमि पाडुंगा। अब ये भूमि पाडुंगा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। भूमि पाडुंगा एक कृषि उत्सव है, और ये कृषि उत्सव कहां पर मनाया जाता है, ये आंध्र प्रदेश की कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो अभी जो मैंने प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न आपसे पूछा था वो कोया जनजाति का था।
अब आंध्र प्रदेश की जो कोया जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि ये जून माह या फिर जुलाई की जब शुरुआत होती है उस माह में इसको मनाया जाता है। और इसमें खासियत ये भी आपको दिखाई देगी कि ये जब मनाया जाता है तो कृषि कार्य को शुरू करने के एक प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हमारे ज़्यादातर त्योहार जो है उसको इसी तर्ज पर बनाया जाता है कि हमारे कृषि त्योहार की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। और दूसरा आपको ये भी इसके अंतर्गत ध्यान रखना है कि ये जो कोया जनजाति है, आंध्र प्रदेश का ये क्षेत्र है, बहुत सारे गांव ऐसे दिखाई दिए हैं जिन्होंने लगभग कई सालों के बाद इस उत्सव को अपने यहाँ पर मनाया है। और परंपरागत रूप से अगर हम लोग नज़र डालें तो ये कहीं ना कहीं अच्छा संकेतक भी है कि हम अपनी परंपरा वाली चीज़ों को कृषि के साथ जोड़ते हुए, हम अपने रीति रिवाज को प्रकृति के साथ जोड़ते हुए संभववाद और नियतिवाद की संकल्पना को कहीं ना कहीं पूरा करते हैं कि पर्यावरण किस प्रकार मानव जीवन को प्रभावित करता है और मानव जीवन किस प्रकार कृषि या फिर प्रकृति को प्रभावित करता है। ये सारी की सारी चीजें हैं। फिर दूसरा क्या है कि यहाँ पर इस कृषि उत्सव के साथ साथ शिकार करना भी आवश्यक है, और जो शिकार किया जाता है उसको पूरे समाज के अंदर वितरित किया जाता है। तो कृषि उत्सव के साथ साथ कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो विषमताएं हैं उस विषमताओं को भी कम करने का कार्य कर रहा है कौन सा, ये कृषि उत्सव। और कृषि उत्सव को हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो ये है कि हमारी कृषि को बढ़ावा मिलता है, और दूसरा समाज के अंदर क्या होती है, विषमताएं कम होती है, और कहीं ना कहीं जातिगत विशेषताएं जो है, कई समाज के अंदर जाति जैसी जो चीजें फैली हुई है उसको भी कम करने के ये कार्य करते हैं। तो ये आपका भूमि पढ़ूंगा चर्चा के अंदर रहा है, आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने जो प्रश्न पूछा है उसमें आप देख सकते हो कि यहीं से आपका वो प्रश्न बन जाएगा, भूमि पढ़ूंगा किस कारण से चर्चा के अंदर था। अब देखते हैं, अब अगली जो न्यूज है आपकी वो है लेमरू, जिसको मैंने नाम दिया गया मानव वन्य जीव संघर्ष के रूप में। अब मानव वन्य जीव संघर्ष के रूप में एक न्यूज रही है, वो आपका कौन सा है, लेमरू। जो कि हाथी अभयारण्य है। ये जो लेमरू हाथी अभयारण्य है ये कहां पर अवस्थित है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो मानव जीवन संघर्ष मैंने इसको नाम की हुई है क्योंकि आपके लिए मुख्य परीक्षा से संबंधित भी यहां से प्रश्न बन जाते हैं। तो लेमरू वन्यजीव अभयारण्य में अभी हाल फिलहाल में क्या है कि इस लेमरू हाथी वन्यजीव अभयारण्य का इसका जो क्षेत्रफल है उसको कम कर दिया गया है। 2007 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी और 400 वर्ग मील का क्षेत्र इसमें रखा था, जिसको फिर बढ़ाकर 1995 कर दिया था वर्ग मील। अब क्या हुआ है, इसको फिर दोबारा से घटाकर 450 वर्ग मील का क्षेत्रगत कर दिया है। तो अभी छत्तीसगढ़ ने, हमारी सरकार ने यहां पर क्या घोषणा की है कि इस लेमरू वन्यजीव अभयारण्य को हम घटाएंगे। और घटाएंगे क्यों, क्योंकि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है और छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी कोयले की खानें हैं और कोयला ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, और इसकी वजह से बहुत सारी कोयले की खदानें हमारी क्या हो रही है, अनुपयोग हो रही है। और उसको अगर उपयोग में लाना है, ऊर्जा संसाधन को बढ़ाना है, क्योंकि अवसंरचना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हमें इसको कम करना पड़ेगा। अब ये आपका इथिक्स में भी सवाल बन जाता है कि अवसंरचना को मद्देनजर रखते हुए, अवसंरचना को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार ऊर्जा आवश्यक है उसी प्रकार से मानव और वन्य जीव का जो संघर्ष है आपस में चल रहा है उसको भी हमें कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि मैंने क्लास की शुरुआत में भी बताया है, मानव और वन्य जीव के बीच में सहजीवी संबंध है। वन्य जीव कई बार क्या करते हैं, हाथी वगैरह या फिर दूसरे जानवर वगैरह जो मानव का जो क्षेत्रगत है उसके अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पर कई तरीके का नुकसान होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे शहरीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है तो वन्य जीव अभयारण्य या जो वन्य जीव है उनके क्षेत्र को हम कहीं ना कहीं कम करते जा रहे हैं। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हो, कोयले की खदान जो अनुपयोग हो गई है उसको उपयोग में लाना है। तो शहरीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, इनके बीच में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। दूसरा, अगर आप लोग देखोगे कि यहां पर बहुत सारे हमारे वन्य जीव ऐसे हैं जिनका आज भी कई जगहों पर शिकार किया जाता है और उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है।
ये भी कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये जो रिजर्व है, रिजर्व क्षेत्र है, इसको कम करने का कारण जो बताया गया वो ये बताया गया। दूसरा ये भी चर्चा के अंदर रहा है कि जो हसदेव अभ्यारण्य है यहाँ का छत्तीसगढ़ का, उस हसदेव अभ्यारण्य के अंतर्गत ये जो है लेमरू वन्यजीव अभ्यारण्य आता था। और हसदेव जो अभ्यारण्य वो अपने आप में इतना बड़ा है कि उसकी हमें इतनी आवश्यकता है नहीं, लेकिन ये कहाँ तक उचित है या अनुचित है, इसके ऊपर आप एक अच्छा सा प्रश्न लिख सकते हो। ठीक है, अभी मानव वन्यजीव अभ्यारण्य को लेकर रिपोर्ट भी आई है, ए फ्यूचर फॉर ऑल, सभी के लिए भविष्य। अब उस सभी के लिए भविष्य का मतलब ये है कि मानव का भी भविष्य, वन्यजीव का भी भविष्य हो। समावेशी विकास की अवधारणा को हमें पूर्ण करना है, और समावेशी विकास की अवधारणा को पूर्ण करने के लिए सबका साथ सबका विकास भी देखना पड़ेगा, और उसके अंतर्गत हमें ऐसे कदम भी उठाने पड़ेंगे और इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ अपना मुख्य परीक्षा से संबंधित चर्चा का विषय रहा है। आप एक प्रश्न मुख्य परीक्षा में लिख सकते हो कि मानव विकास, मानव वन्यजीव संघर्ष का जो कारण है उसके समाधान के ऊपर आप बात कर सकते हो, या सरकार के द्वारा जो सराहनीय कदम उठाए गए हैं वन्यजीव को लेकर उसके ऊपर आप लोग चर्चा कर सकते हो। तो ये था आज की कक्षा का आपका विषय। तो इस पूरी क्लास को आप लोग देखना, और बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, अगले क्लास के अंदर फिर नए भूगोल और पर्यावरण के समसामयिकी को लेकर। धन्यवाद।